गुड इवनिंग बच्चों। आज हम पहले पार्ट का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, ये पहला पार्ट जो है 4 नंबर का पार्ट है, जिसमें से 1 नंबर का एक अति लघुतरात्मक प्रश्न आएगा और 3 नंबर का इसमें से एक बड़ा प्रश्न आएगा। तो हम इसका रिवीजन शुरू करते हैं। तो इसमें एक छोटा प्रश्न आएगा और एक बड़ा प्रश्न आएगा। तो छोटे प्रश्नों में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है और एक कूलाम यानी जो ऐसा ही मात्रक है 1 कूलाम, ये 3 गुना 10 की घात 9 स्टेट कूलाम के बराबर होता है। स्टेट कूलाम जो है ये CGS का मात्रक है और कूलाम SI पद्धति का मात्रक है। अगला प्रश्न बनता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है 1 फैराडे। ध्यान रखें, फैराडे है, ये फैरड नहीं है, क्योंकि जो फैरड होता है फैरड, ये फैरड धारिता का मात्रक होता है और फैराडे आवेश का मात्रक है। इसलिए हमको ये ध्यान रखना है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक 1 फैराडे है, ना कि फैरड है। 1 फैराडे 96,500 कूलाम के बराबर होता है। ये 1 नंबर का सवाल बनता है। आवेश के अन्य मात्रक हैं 1 माइक्रोकूलाम। 1 माइक्रोकूलाम जो होता है 10 की घात -6 कूलाम के बराबर होता है, क्योंकि हम जानते हैं माइक्रो का मतलब 10 की घात -6, मिली का मतलब 10 की घात -3, नैनो का मतलब 10 की घात -9, पिको का मतलब 10 की घात -12। अगला प्रश्न बनता है आवेश की विमा। तो आवेश की विमा हम जानते हैं आवेश किसके बराबर होता है? विद्युत धारा एवं समय का गुणनफल। तो इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा m0 L0 A1 T1। A1 है एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक और T है समय। A1 है विद्युत धारा की विमा और T1 है समय की विमा। तो A1 T1, सीधा हम इसको A1 T1 भी लिख सकते हैं, A1 T1। अगला प्रश्न है आवेश के गुणधर्म। तो आवेश के कई गुणधर्म हैं, जिनमें से पहला है आवेशों की योज्यता का गुणधर्म। अगर हमको सवाल में दे रखा है कि किसी निकाय के अंदर बहुत सारे आवेश रखे हुए हैं, तो कुल आवेश कितना है, तो हमको सारे आवेशों को जोड़ देना है, प्लस और माइनस वाले सारे आवेशों को जोड़ देना है। इसी तरह से दूसरा गुणधर्म है विद्युत आवेश सदैव संरक्षित रहता है, अर्थात आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तीसरा है विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण, अर्थात आवेश सदैव E के रूप में पाया जाएगा, यानी E के गुणज के रूप में पाया जाएगा। और E क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, और 1 इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। तो इस Q बराबर NE पर कई प्रश्न बनते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, ये सूत्र Q बराबर NE, जहाँ पर E का मान है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। इसके ऊपर कई सारे सवाल हमारे बनते हैं। किसके ऊपर? Q बराबर +-NE। इसी तरह से आवेश का जो गुणधर्म है उसमें चौथा गुणधर्म है विद्युत आवेश की निश्चरता का नियम। इसी तरह से हमें पता है कि सजातीय और विजातीय आवेश, सजातीय और विजातीय, ये 2 प्रकार के आवेश होते हैं। सजातीय मतलब एक ही जाति के, जैसे प्लस प्लस, माइनस माइनस, ये सजातीय आवेश है, एक जैसे एक ही जाति के हैं। विजातीय में एक प्लस है दूसरा माइनस है, एक माइनस है दूसरा प्लस है। तो सदैव सजातीय जो आवेश होंगे उनके मध्य प्रतिकर्षण लगेगा और जो विजातीय आवेश होंगे उनके मध्य आकर्षण लगेगा। ठीक है। इसी तरह से आवेशन की विधियां सवाल में पूछ सकता है कि आवेशन की कितनी विधियां हैं। तो आवेशन की 3 विधियां हैं। पहली है घर्षण। घर्षण अर्थात रगड़ना, 2 वस्तुओं को जब हम रगड़ेंगे या घर्षण करेंगे तो उसमें आवेश उत्पन्न हो जाएगा। दूसरा है चालन द्वारा आवेशन। जब एक आवेशित वस्तु के संपर्क में अनावेशित वस्तु लाने पर दोनों वस्तुओं पर समान प्रकृति का आवेश आ जाता है तो उसे चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। इसी तरह से तीसरा है प्रेरण। प्रेरण में संपर्क की आवश्यकता नहीं है। देखो, पहली विधि कौन सी होगी? घर्षण, दूसरी होगी चालन और तीसरी है प्रेरण। इन दोनों में संपर्क आवश्यक है, लेकिन जो प्रेरण की विधि है उसमें 2 वस्तुओं का संपर्क में होना आवश्यक नहीं है, अर्थात बिना संपर्क में आए बस पास में हमने उसको रखा है तो भी उसके अंदर आवेश उत्पन्न हो सकता है। ठीक है। इसी तरह से प्रश्न बनता है चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण कीजिए, जिसको हमने कई अध्यायों में पढ़ा है
चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण हम जानते हैं 3 प्रकार का होता है, एक तो चालक, एक कुचालक और एक अर्धचालक। चालक जिनकी चालकता बहुत अधिक होती है, कुचालक जिनकी चालकता या तो शून्य होती है, जिनकी चालकता शून्य होती है, अर्थात उसमें आवेशों का प्रवाह नहीं हो सकता। चालकों में आवेशों का प्रवाह बहुत अच्छे से होता है। और अर्धचालक कौन से होते हैं? अर्धचालक बीच के होते हैं, चालक और कुचालकों के बीच के होते हैं, अर्थात परम शून्य ताप पर देखिए ये लास्ट वाले पार्ट के अंदर 14वें पार्ट के अंदर भी आया है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक किसकी भांति व्यवहार करता है? तो परम शून्य ताप पर अर्धचालक सदैव कुचालक की भांति व्यवहार करता है, और कमरे के ताप या उससे अधिक ताप पर अर्धचालक सदैव चालक की तरह व्यवहार करता है। तो इस तरह से हमने कुछ छोटे प्रश्न देखे हैं। इसी तरह से एक बहुत ही अच्छा सवाल कूलाम के नियम पर बनता है। कूलाम का नियम किसे कहते हैं? तो हम जानते हैं कि कूलाम का नियम, ये ध्यान रखना, पहला पार्ट स्थिर बिंदु आवेशों के ऊपर आधारित है, स्थिर बिंदु आवेश। अतः सवाल बनता है कूलाम के नियम पर। कूलाम का नियम, तो दो आवेश हैं Q1 और Q2, एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। तो कूलाम का नियम क्या कहता है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। देखिए ये परिमाण है, इस तरह से अगर हम लगा देते हैं तो ये परिमाण कहलाता है। तो क्या कहेंगे? दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमको ये लिखना आना चाहिए कि कूलाम बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इन दोनों को हम मिलाकर अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर जो K है ये कूलाम नियतांक है। क्या है? कूलाम नियतांक। तो सवाल बनता है कूलाम नियतांक का मात्रक क्या होता है? तो कूलाम नियतांक का मात्रक 9 गुना 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। इसको सभी बच्चे याद करेंगे, एसआई पद्धति में है। कौन सी पद्धति में? एसआई में। और यदि आपसे कोई कहे कूलाम नियतांक के का मान सीजीएस पद्धति में कितना होता है, तो कूलाम नियतांक का मान सीजीएस पद्धति में 1 होता है, सीजीएस पद्धति में। तो कूलाम नियतांक का मान आपसे पूछा जा सकता है। अब ये कूलाम नियतांक जो के है, इसका मान सूत्र के रूप में कितना होता है? तो कूलाम नियतांक, अगर माध्यम हमारा निर्वात है तो कूलाम नियतांक K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है। अगर माध्यम निर्वात है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यदि निर्वात की जगह कोई माध्यम लिया गया है तो कूलाम नियतांक K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन के बराबर होता है। तो हमसे कोई कहे कि कूलाम बल निर्वात में कितना लगेगा, तो निर्वात के लिए हम F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लिखेंगे। ये किसके लिए? निर्वात के लिए। और अगर हमसे कोई कहे माध्यम में कितना होगा, या फिर ऐसे कीजिए, निर्वात को हम F0 से लिख देते हैं और माध्यम को हम FM से लिख देते हैं। तो माध्यम के लिए कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन। देखिए यहाँ एप्सिलॉन 0 है और यहाँ पर एप्सिलॉन है, ये अंतर हमको ध्यान रखना है। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बाकी सब चीज़ें सेम हैं, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, लेकिन निर्वात में यहाँ एप्सिलॉन 0 आएगा और माध्यम में यहाँ एप्सिलॉन आएगा। तो हम देख सकते हैं कि ये एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन है माध्यम की विद्युतशीलता। तो फिर एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये निर्वात की विद्युतशीलता है, ठीक है। तो अब हमारे पास एक
नई परिभाषा बन के आती है परावैद्युतांक। परावैद्युतांक, परावैद्युतांक किसे कहते हैं? तो परावैद्युतांक इसको बड़े के से प्रदर्शित करते हैं, जबकि कूलाम नियतांक को हम छोटे के से प्रदर्शित करते हैं। परावैद्युतांक की परिभाषा है कि निर्वात में बल, निर्वात में बल दो आवेशों के मध्य, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य निर्वात में बल और बटे में माध्यम में बल, माध्यम में बल। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि निर्वात में बल कितना है? निर्वात में बल हो गया F0 और माध्यम में बल हो गया Fm। तो बड़ा के जो है परावैद्युतांक F0 अपॉन Fm। अब F0 का मान हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और Fm का मान हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये मान रख दिया, ये पूरा मान F0 का है और ये पूरा मान Fm का है। तो हम देख रहे हैं Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, ऊपर क्या बचा 1/ε0, नीचे क्या बचा 1/ε। तो ऊपर जाएगा तो ये 1/ε उल्टा हो जाएगा, हमारे पास मान निकल के आएगा k इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन ε0। तो ये जो परावैद्युतांक k है इसको हम एप्सिलॉन r से भी लिखते हैं, एप्सिलॉन r, और ये एप्सिलॉन r इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन ε0 यहाँ से। और ये एप्सिलॉन r ये परावैद्युतांक को ही लिखने का दूसरा तरीका है, और एप्सिलॉन r को कहते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। ध्यान रखें जो परावैद्युतांक हैं ये निर्वात के लिए k का मान हमेशा 1 होता है, और फिर जो भी माध्यम होंगे निर्वात के अलावा सबके लिए k का मान 1 से बड़ा होगा, सबके लिए k का मान 1 से बड़ा होगा। वायु जो है उसको हम निर्वात के बराबर मान सकते हैं। कोई हमसे कहे वायु का परावैद्युतांक कितना है, तो हम लगभग उसको निर्वात के बराबर मान सकते हैं, लगभग। एक सवाल बनता है सुचालक, यानी जो चालक होते हैं या धातु होते हैं। 1 नंबर का सवाल है सुचालक या धातु या चालक के लिए परावैद्युतांक k का मान कितना होता है। ध्यान रखिए परावैद्युतांक बड़ा k है और छोटा k होता है कूलाम नियतांक। तो परावैद्युतांक k सुचालकों के लिए अनंत होता है। तो इस तरह से छोटे छोटे प्रश्न हमने आज इस वीडियो में देखे, इन सभी को आपको याद करना है।